हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे चुके थे, स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, कंपैरिजन कितने टाइप की स्पीड है, वेलोसिटी कितने टाइप की है ना, 4 टाइप की, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सारी राम कथा देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरली बहुत छोटा सा टॉपिक उठाएं, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियोस में पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके वेरिएशन किस तरीके से होते हैं, कितने टाइप के वेरिएशन होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो वो कहानी बाद में स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, तो कॉपी में हेडिंग लगा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो बात करें सबसे पहले कि एक्सेलरेशन होता क्या है। देखो, सारी चीजें पढ़ ली, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ ली, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। तो जैसा कि हमने स्पीड क्या देखा था, दैट इज सिंपल सी बात करूं, डायरेक्ट डिस्टेंस और स्पीड बाय टाइम, बहुत चिंदी सी चीज है, इतनी कोई बहुत बड़ी हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट की बात करिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन हेडिंग लगाओ, रेड मार्कर ले ली, एक्सेलरेशन हेडिंग लगाओ, एक्सेलरेशन, और मैं पूरा नहीं लिखूंगा बार बार अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन तुम लोग नोट्स बना रहे हो पूरी जरूर लिखना। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, ACCL⁻R, ऐसे लिख देता हूं ना। देखो, नोट्स बनाना तुम्हारे ऊपर, जो नोट्स बनाया करो तो उसे शॉर्ट फॉर्म यूज किया करो, है ना। पूरा लिखोगे टाइम ज्यादा लगेगा, एक कनेक्शन बन रहा होगा ना सर, अरे बहुत टाइम लगता है। जो बच्चे नोट्स बनाते होंगे सीरियसली, ऐसे आऊंगा पाऊंगा वाली बात नहीं कर रहा हूं, अब कमेंट में भर मत देना, समझो। बात करें एक्सेलरेशन की, तो देखो सिंपल से सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन से क्या समझो। ये सुना होगा कि हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सिंपल से कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सिंपली एक्सेलरेशन। अच्छा, ठीक है। बहुत देखो, मैंने बोला ना कि अच्छे लेवल तक चलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक से। जिन बच्चों को नहीं आता, मैं बार बार हर वीडियो में अपने बोलता हूं कि जिन बच्चों को नहीं भी आता है वो भी इस बेसिक से सीख सकें, इसीलिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ाता हूं यार। देखो, ये मेरा तरीका है, बाकी टीचर कैसे पढ़ाते हैं वो अपने तरीके, अपने जगह पे बेस्ट हैं, अपने जगह पे अच्छे हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ ताकि वो बच्चे जो बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं, 500 की बैच में बैठते हैं, उनको उनसे पर्सनली तो ध्यान नहीं दे पाएगा ना टीचर, उनको पता ही नहीं उस बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन मैं जानता हूँ ना, तुम लोग के बीच रहा हूँ, तुम जैसे बच्चों को पढ़ाया है, देखा, खुद भी उस दौर से गुजरा हूँ, तो पता है कि नहीं पता, इसलिए बेसिक से स्टार्ट करें। चलो, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ओके, अब बहुत बेसिक सी डेफिनेशन थी, ठीक है। बात करें किस टाइप की क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से देखना, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है भाई, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो पहली चीज, जो इसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो होगी, जो इसकी डायरेक्शन है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बहुत एक मतलब बेसिक सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये चीज हाईलाइट कर लो कि जो जनरली एक्सेलरेशन जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। नोट लगाओ, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, नॉट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करेगी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। दोनों में अंतर है। वेलोसिटी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहीं वेक्टर v लिखा है, तो सिर्फ इसकी डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, इसकी डिफरेंस पे, यानी v2 माइनस v1, vf माइनस vi, फाइनल माइनस इनिशियल, उसके चेंज की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। तो जो चेंज तुम निकाले होगे, जो चेंज का मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन आ रहा होगा, उसी चेंज पे क्या डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड करेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। बेटा गर्मी बहुत होती है सर, पूरे वीडियो में तो मैं पसीना ही से पूछते रह जाता हूँ, बहुत गर्मी लगती है बेटा। लेकिन वही ये फ़ैन कूलर बंद करना पड़ता कि आवाज़ तुम लोग के सही आ पाए। तुम लोग देखो या क्यों समझ में आए, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं आगे ना शेयर करते, ना वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करते हो, ना सपोर्ट करते हो। ऐसे कब तक चलेगा?
हम मेहनत करते रहे तुम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, और बस देखबे ना करो, कुछ करबे ना करो, ऐसा नहीं करो प्लीज़, थोड़ा सा सपोर्ट करो, है ना। चल, तो ये एकदम बेसिक चिल्ली सी कहानी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी फलाना ढिमकाना। अब जैसे तीसरी चीज़ कि अगर एक्सेलरेशन हमको पता है क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, ओके, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी चेंज अगर हो रही है तो उसको भी चेंज होने का कोई पैरामीटर्स होंगे, किस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अच्छा, अब जनरली बेसिक हमारे पास 3 तरीके हैं। देयर आर पॉसिबल 3 ways बाय विच चेंज इन वेलोसिटी कैन टेक प्लेस। मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं, अपने जो नोट्स बनाना उसमें सारी चीजें मेंशन करना, मैं सारी चीज नहीं लिखूंगा, अरे चलो लिख देता हूं 3 ways, नहीं लिखूंगा ले चलो लिख देता हूं 3 ways बाय विच चेंज इन वेलोसिटी कैन टेक प्लेस। 3 तरीके जिनसे चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है, और हम चेंज इन वेलोसिटी तो पता करनी है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पे ही तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड तो निकल ही जाएगा वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से, है ना। जनरली जो फॉर्मूला लिखते हो तुम ऐसे, वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर वी बाय डेल्टा टी, है ना, बेसिक सा फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो बात की बात है, लेकिन 3 तरीके हमारे पास मेजरली हैं जिन तरीके से हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। इसको नोट करो, मैं इसको मिटाता हूं, फिर जगह चाहिए थोड़ी। हो गया, क्या ही होगा इसमें, बेसिक शायरी, थोड़ी जगह चाहिए। ताऊ हट जा मैं ताऊ नहीं हूं, ताऊ हूं नहीं हूं आओ देखो, मजाक जोक सपाट, आओ यहाँ पर वापिस आओ। देखो एक्सेलरेशन की बात करें, मैंने बोला भी 3 हमारे पास पॉसिबल वेज है जिससे या जिस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो सकती है। सबसे पहला देखो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, पहली कंडीशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, दूसरा, चलो दूसरा भी लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस और बोथ चेंजेस मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रही हो, बोथ चेंजेस। ये 3 बेसिक सी चीज है। देखो, या तो वेलोसिटी, देखो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी के चेंज होने के 3 तरीके हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भाई चीज हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, या डायरेक्शन चेंज हो जाए वेलोसिटी की तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, या दोनों ही चेंज हो जाए तब तो बोलेंगे चेंज हो रही है। क्लियर है, ठीक है। अब बेसिक से अगर एग्जांपल तुम खुद सोचो, मैग्नीट्यूड कहने का सेंस क्या है कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कहने का मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में डिपेंडेंसी आ रही होगी, वेलोसिटी की वजह से चेंजमेंट आ रहा होगा। तो ध्यान से इसमें मैं क्या बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जब चेंज होती है, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक्सेलरेशन मेरी होगी वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी। फॉर एग्जांपल, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन हमेशा इसके परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी, या वेलोसिटी ऐसी तो एक्सेलरेशन ऐसे एक्ट करेगी, हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगी। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, जब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, गर्मी बहुत लग रही बेटा, पानी पी ले। क्लियर है, अच्छा, अरे यार गलत बोल दिया, गर्मी में तुम मैग्नीट्यूड उल्टा लिख दिया, सिर्फ डायरेक्शन जब चेंज हो रही है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, क्योंकि भाई जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो पैरेलल और एंटी पैरेलल रहेगी, डायरेक्शन जब चेंज होगा तब एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी। अब ठीक है, when direction of velocity changes then the acceleration is perpendicular to velocity। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने क्या बोला था, वो मैग्नीट्यूड नहीं, वो डायरेक्शन होगा मेरी। अरे राम, गर्मी की बेटा दिमाग नहीं काम करता, सर को फिजिक्स आती ही नहीं, अब सर को फिजिक्स नहीं आती, कुछ बच्चों के कमेंट में पढ़ाता नहीं है, पढ़ाने लग जाते हो,
खुद को आता नहीं बेटा, हो जाती गलती, नोबडी इज परफेक्ट, हो जाती छोटी छोटी गलती कभी कभी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस मतलब क्या है, जब भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन जो होगा परपेंडिकुलर ऑफ वेलोसिटी। एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं दैट इज UCM, दैट इज नॉट उदय चंद्र मिश्रा, इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही होता है ना कि भाई जब हर एक मोमेंट पे, यानी मान लो ये सर्कल है तो इसके हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट ऑफ एक्शन पे, जहां जहां पे इसमें मैं पॉइंट ले सकता हूं इसकी ट्रेजेक्टरी पाथ पे, उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती कि नहीं होती है? और एक ये ऐसे होगी, ये ऐसे लगेगी, ये ऐसे लगेगी, ये ऐसे, ये ऐसे, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ लगता है ना, अंदर की तरफ ऐसे लगेगा, अंदर की तरफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। तो देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्लियर है? इन केस ऑफ यूसीएम, तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। इसको नोट करो। दूसरा एग्जांपल देखें, चलो, जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का तो कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल या पहले लिख लो तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, दैट इज एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। एग्जांपल के लिए अगर ऐसे मोशन कंसीडर करना तो हम बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी माता, यानी इसको सोचो, नीचे बॉडी को ऊपर नहीं फेंको चाहे नीचे फेंको तो जी हमेशा नीचे एक्ट करेगा, और इसी जी की बात हो रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। फ्री मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन है बॉडी की खुद की भी एक्सेलरेशन होगी, और ये जो जी होगा ये भी कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा होगा जी, और डिपेंड अपॉन केस की बॉडी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। नीचे में तो जी ज्यादा खींचेगा ना, ऐसे वो बात की बात है, वो हम ग्रेविटी में आपको कार्तिक सर पढ़ा रहे होंगे। चलो अभी हम लोग मोशन इन 2D पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, डोंट वरी, घबराने का नहीं हो, सर हम इनको नहीं पता कहाँ कौन पढ़ा। तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल। तुम खुद सोचो, अगर बॉल को तुमने ऊपर फेंका, कोई बॉल मान लो ऊपर फेंका, इसकी बॉल की एक्सेलरेशन ऊपर, लेकिन इस पे कंटिन्यूअसली जी नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस केस में देखो जी जो है वो जी ए है, जो बॉडी का ए है वो जी के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब ये ऊपर ये नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एंटी पैरेलल हुए कि नहीं हुए? और अगर मान लो बॉल नीचे आ रही है तो ए, इस बॉल का भी ए नीचे है, जी भी नीचे ए लग रहा, तो देखो दोनों पैरेलल हुए, साथ साथ आ रहे हैं। तभी मैंने देखो दोनों लिखा, पैरेलल और एंटी पैरेलल। क्लियर है? ठीक है। तीसरा क्या है कि जब दोनों ही चेंज हो जाए भैया तब तो कोनो बात ही नहीं है ना, तो बोल ही दोगे कि हाँ भाई मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मान सकते हो, सबसे बेस्ट इसमें लिख देता हूं मैं एक चीज कि अच्छा, तो दो चीजें चलो हो गई। इसमें देखो एक्सेलरेशन के पास जनरली देखो दो कंपोनेंट है। एक्सेलरेशन को तुम खुद सोचो, अगर मान लो किसी एंगल पे ऐसे एफ लगता था, है ना, एक एंगल पे मान लो एफ लग रहा है ब्लॉक पे, तो दो कंपोनेंट ब्रेक होते थे ना, एक होता था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जैसे मान लो यहाँ पे है, एफ एक्ट कर रहा है, तो अगर ये थीटा है तो मैं बोल दूंगा अगर एफ इक्वल टू एम ए होता है तो ये एम ए कॉस थीटा, ये एम ए साइन थीटा, ये तो बोलते थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो उसी तरीके से एक्सेलरेशन के अगर दो कंपोनेंट है मान लें, तो जो एक्सेलरेशन का वन कंपोनेंट है, मैं लिख देता हूं एक्सेलरेशन एरो करके, वन कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर, एंड जो दूसरा कंपोनेंट होगा अदर कंपोनेंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। बेटा एक बार मैं चेक कर लूं क्या इस साइड वाला कहीं फ्रेम के बाहर तो नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। ओके, सब बराबर, बढ़िया 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 बढ़िया। तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट या परपेंडिकुलर होगा, दूसरा या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। इसके लिए एग्जांपल अगर सपोज करना चाहो तो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे बेस्ट एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? खुद सोचो ना, उसमें देखो हर एक पॉइंट मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ट्रैजेक्टरी बनाती है, इस पॉइंट को मान लो या इस पॉइंट को मान लो या इस पॉइंट को मान लो, हमेशा इसमें कंटिन्यूअसली जी नीचे लगता है, जी नीचे लगता है, जी नीचे लगता है। जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मान लो यहाँ v1 है, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, देखो ये v2 हो गया, इस पॉइंट पे v3 हो गया, एंगल थीटा।
हर एक पॉइंट पे देखो वेलोसिटी टेंजेंशियल है ट्रेजेक्टरी पे, हर एक पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जी हमेशा नीचे लग रहा है। और बॉल के जो खुद का जो बॉडी पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है उसका वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, तो बॉडी खुद की एक्सेलरेशन भी तो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो नेट एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट जब थीटा पे है तो एक कंपोनेंट में कॉस आएगा, एक साइन आएगा, तो दोनों ही कुल मिला कहने का मतलब है कि एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर रहता है, एक पैरेलल या एंटी पैरेलल रहता है। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, चलो इसको नोट कर लो, हो गया? चलो अब और देखो बेसिक सी चीज की बात करें, डायमेंशन की। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? अरे m0 L t-2 दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो देखो m के लिए l, s ऊपर जाएगा तो t-2। क्लियर है? बेसिक है, चिंदी है, ये नहीं बताऊंगा मैं हूँ, नहीं देखा पहला चैप्टर जाके पढ़ो, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके देखो उसको, समझ में आएगा। यूनिट की बात करें दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन SI एंड सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इन CG, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, ये भी बताया है। दोनों बेसिक सी चीजें हैं। चलो मैं बेसिक बता रहा, बहुत ज्यादा वो नहीं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखो बेटा मेरी राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, रीजन बीइंग देखो राइटिंग मेरी हो सकता है कभी समझ में ना है क्योंकि मैं जल्दी में लिखूंगा, देखो बेटा, लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाने बैठा हूँ। तुम लोग मैं बड़ा भाई मानो, दोस्त मानो, जो मानो, मैं कॉन्सेप्ट समझाने बैठा हूँ। राइटिंग में बना के मैं घंटा भर लिखूंगा नहीं, तो उसमें और टाइम वेस्ट होगा। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं, छाए समझा दे तुम्हें। तुम लोग सपोर्ट प्यार करते ही नहीं हो कि हाँ उस मुकाम तक भी पहुँचे, चाहते ही नहीं हो, कोई बात नहीं। तो बात करें टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, तो वापस आ जाओ यहाँ पे। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन देखो बेसिक से वही, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यही सारे बेसिक एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले बात करें दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कोई सोचो, बताओ, बहुत बेसिक सी चीज है, चिंदी वाली चीज है, बताओ सिंपल कि यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म अगर इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द पार्टिकल और मास m, तो हम कहेंगे बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, बेसिक सी चीज है। ओके ठीक है। और एक चीज बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन ये रहता है कि इफ अ पार्टिकल और बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ब्लू मार्कर ले लूं, ब्लू मार्कर। इफ अ पार्टिकल और बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस मीन्स, अरे फिर अब रेड छूट गया, दिस डज नॉट मीन्स दैट बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कोई पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म बोल दिया गया तो मैं यूनिफॉर्म, तो उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन के केस ले लो कि इसमें अगर बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? उसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में भी, तो जरूरी नहीं ना कि वहां पे हो, ये हमेशा ये नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखो, बच्चों के मिसकंसेप्शन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो बॉडी हमेशा सुई सीधी स्ट्रेट लाइन में, नहीं, गलत, हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, कंसेप्शन है, ठीक है। चलो इसी तरीके से अगर मैं नीचे लिखता हूं, देखूं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा।
कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो भैया जैसे हिसाब से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट था, इसमें इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस, दोनों ही अगर चेंज होता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन, है तो दोनों ही चेंज हो जाए, तो हम क्या बोल देंगे, बॉडी के पास कैसा एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, इसको भी नोट कर लो। हो गया? चलो, अब एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? सिंपल कि एवरेज एक्सेलरेशन मींस ऐसे समझो कि बॉडी फॉर एग्जांपल अगर मूव कर रही है, थ्रू आउट द जर्नी अगर मूव करके आ रही है, तो जो नेट चेंज होगा, यानी फॉर अ कंप्लीट जर्नी ऑफ अ पार्टिकल ले लो, बॉडी ले लो, जो मन ले लो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा है ना। अब ऐसा नहीं कि लड़के जाके जो श्रद्धा उसको छेड़ने लगना, पढ़ाई नो। फॉर अ कंप्लीट जर्नी ऑफ पार्टिकल, बॉडी ले लो, बस कुल मिला के पार्टिकल हो, बॉडी हो, सब्सटेंस कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हो, मास m का होना चाहिए। तो अगर कोई कंप्लीट जर्नी है, उसको पार्टिकल के लिए मूव कर रही है, तो तुम खुद सोचो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर जा रही है, तो अगर नेट मैं इसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे vi थी इनिशियल वेलोसिटी, ये vf थी, वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ, और जाहिर सी बात है कुछ टाइम में चेंज भी होगा, टाइम t इक्वल टू 0 से बॉडी टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड तक मूव करी। ओके, तो इस पूरे जर्नी के लिए एक नेट एवरेज एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना चाहूं तो a एवरेज बोल सकता हूं ना, दैट इज डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा t और v2 माइनस v1 बाय डेल्टा t, और इसी को vf माइनस vi भी बहुत बुक में लिखा मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर है तीनों? ये बेसिक सा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो एक और चीज कि डायरेक्शन, जाहिर सी बात है जो एवरेज एक्सेलरेशन निकाला है इसकी भी कुछ वेक्टर होगा, डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इसका डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर, इस डायरेक्शन वेक्टर की जो डायरेक्शन है, भाई वेक्टर के अकॉर्डिंग तो तुम डायरेक्शन बताओगे, तो जो इस डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन है वो जनरली, या एक्सेलरेशन वेक्टर बोलो या एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर बोलो, तो उसका जो चेंज है दैट डिपेंड्स, यार उसका जो डायरेक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन वेलोसिटी। अभी बताया था, इसके पहले बता चुका हूं कि वेलोसिटी का जो चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, उसके डायरेक्शन पर ही क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड करेगी। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, जो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर पे डिपेंड करेगी। बेसिक सी चीज है। ओके, यहां लाइन बना देते हैं। तो इसी हिसाब से यहां से एक नेट फॉर्मूला ये निकाल सकते हो कि हाँ ए वेक्टर खुद है डेल्टा वेक्टर वी बाय डेल्टा टी। बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत जगह पढ़ा होगा, यही पढ़ा रहा हूँ, बताओ बेसिक सी चीज़, चिंदी चीज़ें पढ़ानी पड़ जाती है, तुम मानते नहीं हो यार। आओ फिर भी देख लेते हैं, आगे देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कहने का सेंस वही जैसे वेलोसिटी पढ़ा था पिछली वीडियो में, है ना, स्पीड वेलोसिटी कंपैरिजन पढ़े, तो जो वेलोसिटी पढ़ा था तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, एट द मोमेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एकदम जस्ट इंस्टेंट पे तुमसे कोई पूछ बेटा कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। उसी इस तरीके से एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फॉर्मूले की बात करें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वेक्टर वी बाय डेल्टा टी, इसी को डीवी बाय डीटी भी बोलते हैं। क्लियर है? चलो इसका इतनी कहानी पहले नोट करो और समझो कि इतना समझ में आएगी। देखो उन बच्चों के लिए बोलो जिनको नहीं आता वो समझेंगे, जिनको आता बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट लिख लो कि फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट और बॉडी द डायरेक्शन ऑफ, मैं देख लो पहले बेटा, ये फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो,
कभी कभी तुमको क्वेश्चन कंफ्यूज आने के लिए बोल देते हैं क्वेश्चन में। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन निकालोगे इस फॉर्मूले से, उसकी जो डायरेक्शन होगी और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी से निकालने वाले हो तुम, उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। रीजन बीइंग भाई देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, और जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द एवरेज जर्नी निकलेगी ना, ये होगी चेंज वाली। तो इसमें और इंस्टेंटेनियस में तो रिलेशन नहीं बनता मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, बिकॉज इट इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर टाइम अप्रोचेज इन्फिनिटली स्मॉल टाइम के लिए बात कर ले, वही वाली कहानी तो हुई। तो जनरली ऐसे बोल दो कि देयर इज नो रिलेशन, यहां लिख दो नो रिलेशन किसके किसके बीच में, बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी से निकालोगे, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन निकालोगे उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। सबसे पहले ये लिख लो, बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है। रीजन बीइंग बता दिया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो इन्फिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, और एवरेज है जो तुम्हारा थ्रू आउट द जर्नी मेंटेन रहेगा, या थ्रू आउट द जर्नी के डिपेंडेंसी पे निकलेगा। वीएफ माइनस वी आई या वी टू माइनस वी वन, जिस हिसाब से बोलते हो, अलग अलग बुक में तुम्हारे अलग अलग हिसाब से दिया है, उसके कोई गर्ज नहीं है, नहीं घबरा जाओ सर इसमें तो वी एफ माइनस बी आई, इसमें बी टू माइनस बी वन, घबराना नहीं है। ठीक, चलो नोट कर लो इसको। बाकी मैं डायग्राम बनवा चुका हूं, है ना, सर्कल वाला, जो सर्कल बनवाया था अभी, सर्कल था, बीच में इधर एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लग रहा था, ए ए ए। देखो बेटा मैं बहुत नीट एंड क्लीन नहीं करूंगा, मेरे को मैं समझाने और कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ। मेजर ठीक है, वेलोसिटी यहाँ वेक्टर यहाँ v1 लग रही है, यहाँ v2 लग रही है, ये v3 लग रही है, और जनरली है सब बराबरी भी ही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज होती है। देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन में ही तो तुम्हारा परपेंडिकुलर थी। अभी बताया था कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी। देखो है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी है, क्लियर। चलो, और इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन का भी, कि इस पॉइंट पे ऐसे ले जाओ, इस पॉइंट पे जी नीचे लग रहा है, ठीक, यहाँ वेलोसिटी v1 है, एंगल थीटा है, इस पॉइंट पे भी जी नीचे लग रहा है, यहाँ वेलोसिटी v2 एंगल थीटा है, इस पॉइंट पे जी नीचे लग रहा है, यहाँ वेलोसिटी v3 है, यहाँ पे एंगल थीटा है। बेसिक है, नोट कर लेना यार अपने हिसाब से, कोई घबराने वाली बात नहीं। चलो इतनी आराम कहानी हो गई, मिटा देते हैं। अब बेसिक और देखें कि जैसे अभी यूसीएम की बात की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो भी यहाँ डायग्राम बनाया था सर्कल का, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है और तुम्हारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ओके, और लिख लो जैसे इन यूसीएम द थीटा इज 90 डिग्री ऑलवेज, हमेशा रहेगा हर एक पॉइंट पे। और इन प्रोजेक्टाइल मोशन, projectile motion, the velocity changes at every point on the trajectory. ट्रेजेक्टरी के हर एक पॉइंट में वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, यही दोनों तो बात कभी हमने कही। चलो, और बाकी तो यार देखो सब पता है तुम्हें, फोर्स एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं कि इफ फोर्स, अगर किसी मान लो ये ब्लॉक है, इसमें फोर्स ऑफ एफ न्यूटन अगर इस पर रिएक्ट कर रहा है ऑफ अ मास ऑफ ब्लॉक एम, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज एफ बाय एम, है ना, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए निकालते हो, है ना, डीपी बाई डी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से एफ इक्वल टू एम ए निकालते हो, के एम ए के1 होती है तो एम ए, और ये सब 9th वाली चीज नहीं भैया, इतना बेसिक ना पढ़ो, इतना बेसिक घबरा जाओगे, है ना। तो ये सब पॉइंट अपने हिसाब से लिख लेना, अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, जो एक्सेलरेशन है किसी ब्लॉक ऑफ मास एम में प्रोड्यूस होगा बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ एफ न्यूटन, वो कितना होगा, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, सेकंड लॉ से निकाला। अब इतना बेसिक ना पढ़ाओ यार, बेइज्जती करवाओगे तुम लोग तो, अपनी भी हमारी भी, है ना। सर 9th का पढ़ा दो, इतना नहीं, जिसको नहीं पता चुल्लू भर पानी, पानी का स्प्राइट हार्पिक में लेकर डूब के मरो, पानी में डूब के मरेंगे। चलो बेसिक से इसको मिटा ही देता हूँ, कोई सेंस है नहीं इसका। चलो ये लेकिन 2 पॉइंट जरूरी हैं, लिख लेना एग्जांपल के लिए कि तुम्हें समझ में आ जाएगी यूसीएम में क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि डेफिनेशन से कि जो ए है वो दैट इज डीवी बाय डी टी होता है, ओके, और जो v है दैट इज dx बाय dt होता है, ये दोनों होता है कि नहीं होता है,
बहुत बेसिक चीज़ें मैं बहुत चिंदी चीज़ है, बार बार वही चीज़ बताओ फिर सेंस नहीं बनता। एक तो माइक का तार बेटा बार बार हिल जाता है। तो तुम्हें पता है जब ए डी वी बाई डी टी है, वी डी एक्स बाई डी टी है, तो क्या मैं ए को डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ? That is, I can say that acceleration is the second derivative or double differentiation of displacement or second derivative of displacement. ये तो है, जब v dx by dt है, a dv by dt है, तो a is equal to d by dt, v की जगह जरा dx by dt रख दो, तो ये बना d by dt of dx by dt, तो ये बन गया d2x by dt स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखो d ऑफ dx इज d2x और नीचे d स्क्वायर t स्क्वायर नहीं लिखते हो, लिखने का तरीका बेटा इस ऑपरेटर का गेम है, मैथ्स वाले समझ गए होंगे। ठीक है, d2x by dt स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन निकाल के देगा। अच्छा ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है कि जब अगर तुम्हें x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, फंक्शन ऑफ टाइम, जब भी तुम्हें जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है वो तुम्हें टाइम का फंक्शन दिया है, तो जो तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव होगा जो तुम निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव, वो तुम्हें थॉमस क्या दे देगा निकाल के? एक्सेलरेशन। जब भी x फंक्शन है टाइम का, दो बार डेरिवेट करो, दो बार डिफरेंशिएट करो, साइन से तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। साइन बेसिक्स है, बड़े बड़े देखो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जेई में भी आए, इसलिए बेसिक तो चिंदी चीज है, फिर इससे तो कॉन्सेप्ट कहां लगेगा? कॉन्सेप्ट इज द किंग। ठीक, चलो इसी के साथ साथ इसको मैं मिटा दूँ, जो से फोन से पेन एरो तो बना दिया, मिटाना पड़ेगा। हो चलो, अगर इसी में मैं बोलूं जो वेलोसिटी है इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, इफ v इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, अब बताओ अब क्या होगा? अगर जब मेरे पास अब जो वेलोसिटी है, वो मुझे वेलोसिटी है वो पोजीशन का फंक्शन दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट ये पोजीशन वेक्टर का फंक्शन दिया है, तो अब क्या होगा? तो बाय चेन रूल देखो, ए क्या होता है? dv बाय dt, हाँ कि ना? ओके सर, इसमें जरा मैं dv बाय dt में dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं इस साइड लिख रहा हूं, तो a इज इक्वल टू एक dx को dv बाय dx बोल दूं और एक dx बाय dt बोल दूं। जो dx था, एक dx खींच के इसके नीचे ले गए, dt को यहां कर दिया। ठीक, तो ये जो dx बाय dt यही तो v होता है। अरे तो a इज इक्वल टू d, या ऐसे a इज इक्वल टू v dv बाय dx, ये इक्वेशन लगती है कौन सी? a इज इक्वल टू बार बार v dv बाय dx। ये इक्वेशन कब लगाओगे? व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो बाय चेन रूल ये फॉर्मूला भी यूज होता है, बहुत आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? चेन रूल से निकलता है, जिसको चेन रूल आता होगा, जो मैथ्स वाले होंगे वो समझ जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जब सिंपल x फंक्शन दिया है टाइम का, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है टाइम का, पोजीशन फंक्शन है टाइम का, तो दो बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन निकल आएगा। देखो साइंस निकल आया। लेकिन जब वेलोसिटी फंक्शन है पोजीशन का, तो तुम्हें चेन रूल लगा कर क्या निकालना पड़ेगा? a इक्वल टू v dv बाय dx। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? सर गर्मी लग रही बहुत तेज। इसी के साथ साथ अगर मैं इसी में पॉइंट बता देता हूं, अगर मान लो एक जर्नी है ना, एक पार्टिकल है, अगर वो बॉडी एक्सीलरेट किए a1 से लिया है टाइम t1, फिर एक्सीलरेट किए a2 से लिया है टाइम t2, तो a नेट कितना निकलता है? बताओगे जरा, कितना निकलेगा? सिंधी सा फॉर्मूला है, याद कर लो, a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन a1 प्लस a2। क्लियर है? जब भी किसी जर्नी के लिए, थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी के लिए, मेरी गलती, दैट इज t1 प्लस t2, नीचे टाइम रहता है यार। बेसिक देखो, मेरा दिमाग, गर्मी लगती दिमाग मेरा खन्नाने लग जाता है, लेकिन क्या करें, कूलर चला नहीं सकते, पंखा चला नहीं सकते, तुम लोग आवाज़ चली जाएगी, बड़ी दिक्कतें हैं। तो ये क्या a नेट क्या आ गया? a1 t1 a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, टोटल टाइम रहता है ना। बेवकूफ देखो, चिंदी सी मिस्टेक है, फिर बच्चे कहेंगे सर को फिजिक्स नहीं आती, शायद नहीं आती। जेई में ऐसा ही तो जेई निकाल लिया है ना। चलो, तो a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये आ गई तुम्हारी a नेट। ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको नोट हो गया, मैं इसको मिटा देना चाहूंगा यहीं पे। ये तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, तुम्हारे मोहल्ले में भी कुत्ते होंगे,
लेकिन नहीं भौंकते, हमारे यहाँ के कुत्ते वफादार हैं इसलिए भौंकते रहते हैं, चोर आ गया तो चलो अगर मान लो मेरे पास कोई ब्लॉक M है, ठीक है, इस पे सेम फोर्स F लग रहा है बाय विच इज प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन A1। दूसरा ब्लॉक है मेरे पास सेम मास M या M1 M2 बोल दो, इसमें एक्सेलरेशन A2 प्रोड्यूस हो रहा है बाय अप्लाइंग सेम फोर्स F न्यूटन जो पहले ब्लॉक पे लग रहा था। अब अगर इस सिस्टम को मैं कंबाइंड कर दूं और कंबाइंड सिस्टम में बोल दूं कि दोनों मास को कांटेक्ट में ला दिया गया और अब ये जो M1 M2 है कांटेक्ट में है, नेट एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हो रहा है, अभी भी सेम फोर्स F लग रहा है। तो ये जो A नेट निकाल रहे हो, ये नेट एक्सेलरेशन अब दोनों ब्लॉक को जब मैंने कंबाइंड कांटेक्ट में डाले कितना होगा। तो देखो F नेट क्या होता है, M नेट इंटू A, यही होता है, ठीक है। तो F नेट की बात करूं दैट इज M नेट कितना होगा, M1 प्लस M2 इस ब्लॉक के लिए, M1 प्लस M2 तो ना पूरा सिस्टम के लिए M1 प्लस M2, ठीक है। यहां से इस A को नीचे ले आओ तो F बाय A इज इक्वल टू M1 प्लस M2। एक मुझे फॉर्मूला पता है, सबको पता है, F इज इक्वल्स टू MA होता है। तो M1 क्या हो जाएगा, F बाय सेम फोर्स लग रहा है तो M1 के लिए देखो F बाय A1 होगा, F बाय A1 प्लस का M2 के लिए F बाय A2। F देखो बोथ साइड से कॉमन ले लो तो 1 बाय A बचेगा, 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2, F से F कैंसिल, तो A नेट कितना आ जाएगा, A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2। यही होता है। देखो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें मैं बता, शर्म आ जाती बेटा, लाज आ जाती हमें पढ़ाने में। फिर बच्चे बोलेंगे पढ़ा काहे रहे हो, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं, बम बम नोट हो गया। अरे हाँ बोलो भाई, मत बोलो, मैं नहीं कर, मैं रब कर रहा। अब देखो, अब थोड़ा सा पॉइंट और कि एक्सेलरेशन जो है जनरली दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, लाइक वेलोसिटी, लाइक डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का तो सेंस नहीं बोलूंगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, मच्छर था। चलो, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, यानी velocity is increasing with time। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में से वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है। बात समझे। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो नहीं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की सेंस लगाओ, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तुम खुद सोचो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम, तो मैंने बोल दिया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया। जीरो का सेंस ये नहीं होगा कि वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो गई, वेलोसिटी बोल देंगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट व्हाई एक्सेलरेशन इज जीरो। वेलोसिटी का चेंज ही तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज निकालो तो जीरो आएगा। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, डिक्रीजिंग विथ टाइम। और इसी को मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो बुक्स में या तुम लोग इसको रिटार्डेशन के नाम से जानते होगे, या बोलते भी बोला भी जाता है, बोलते भी हो। और रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब बॉडी चल रही थी पहले बहुत तेज, धीरे 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 उसकी टाइम के साथ वेलोसिटी कम होने लग गई, बॉडी फाइनली जाकर रुक गई, एक्सेलरेशन जीरो, खत्म, ठीक, वेलोसिटी जीरो। तो तीनों मतलब मेन चीजें हैं कि हाँ ये समझ लो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है एक्सेलरेशन, लाइकवाइज वेलोसिटी एंड लाइकवाइज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, उसी की तरह एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। बेसिक बेसिक चीजें चिंदी है से फिर पढ़ लो, मैं पढ़ा रहा हूँ है ना, सर पढ़ाने पढ़ लो। दूसरी चीज देखो, बात करें फॉर अ बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन लिख लो या बॉडी इज मूविंग लिख लो, बॉडी परफॉर्म्स लिख लो, मोशन जो मन लिख लो, सब लिख डालो। फॉर अ बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी, मेन चीज है अंडर ग्रेविटी, बाकी आगे कुछ लगा लो कूड़ा करकट, उससे मतलब नहीं। तो किसी भी बॉडी के लिए जो अगर ग्रेविटी के अंदर मोशन कर रही, अंडर मोशन कर रही, मतलब इन्फ्लुएंस बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू मोशन हो रहा है, तो उस केस में हमेशा तुम याद रखो, जाहिर सी बात है, उस केस में जो बॉडी पर एक्सेलरेशन लग रहा हो दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन खुद नेट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी विल बी इक्वल टू जी, वेयर जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है?
ठीक है। और ग्रेविटी नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, चैनल पर लिस्ट है, कार्तिक सर पढ़ा रहे हैं, उनकी प्लेलिस्ट में जाके देखो क्या है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मक्कारों की तरह बैठे रहते हो, डायरेक्ट कूद फांद कहीं चले जाओगे। पढ़ लो, एक एक लेक्चर देखो, सीरीज वाइज चला करो, तभी समझ में आएगा कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। नहीं हवा में पतंगे उड़ेंगी दिमाग में, पेपर के टाइम पे भी, जब पढ़ोगे तब भी। ठीक, तो एक्सेलेरेशन जी क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू कितनी होती सबको पता है, सबको पता है 9.8, सबको पता है, तुमको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। तो लिखो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और सेंटीमीटर में बात करें, दैट इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर लिख दिया, ओके, बहुत बढ़िया। इसी को फीट में लिखना है अगर, तो दैट इज 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने लिख दिया। ये फीट वाली चीज याद रखना कृपया करके, कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं आता, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि हाँ भैया ऐसा कुछ होता है, ठीक है। या कन्वर्जन फैक्टर भी चाहे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 फीट में बताओ कितने सेंटीमीटर, दैट इज 30.48 सेंटीमीटर। तो 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर है, तो 980 सेंटीमीटर मतलब क्या है? अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो मैं फीट में निकाल सकता हूं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर 980 को इस 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 32 के आसपास ही आएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 32.6। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लिख दूं। क्लियर है? ठीक, बेसिक सी चीज है कि हाँ वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज 1 फीट इज 30.48 अप्रोक्सीमेटली। 30 में मान लो, छुपा दूं, हाँ छुपन छुपाई खेल लूं, लेकिन हाँ 30 सेंटीमीटर मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, तो ये कहानी थी एक्सेलरेशन की, समझे बात? सारी दिन पसीना पसीना हो गए, अरे राम गर्मी, हाँ कोई ना। तो ये थी पूरी कहानी एक्सेलरेशन की, ठीक है। वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तुम्हारा स्पीड हो गया, क्या कंपैरिजन है, कैसे कैसे कंपैरिजन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इनके बीच में कंपैरिजन। साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी कंप्लीट होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा या लेक्चर होगा वो जनरली पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे होगा, एक करके स्टडी करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ होता क्या है, किसके बीच में बनता है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने वेरिएशन है। सिमिलरली फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, क्यों है, कैसे बनता है, क्या वेरिएशन है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।